नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्टेक की खास पेशकश। और क्योंकि बाजार में इतनी जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली, हाल फिलहाल में एक पुल बैक भी देखने को मिला है। लेकिन ऐसे माहौल में, इतने अनसर्टेन एनवायरनमेंट में, ये जानना जरूरी है कि बाजार किस करवट बैठेगा और क्या बाजार में अब खरीदारी का मौका आया है या फिर इंतजार करना चाहिए। इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और आज खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं महेश पाटिल जी, CIO आदित्य बिरला सन लाइफ AMC लिमिटेड के। महेश जी, बहुत शुक्रिया आपने समय बिस्टेक को देने के लिए। यश महेश जी, सबसे पहला सवाल कि बाजार में इतनी ज्यादा उठापटक देखने को मिल रही है ना, और लगातार वन वे ट्रैक पे टूटा है मार्केट। अब इन स्तरों पर आपका क्या कहना है कि निवेशकों को क्या यहां पर अब अप्रोच एग्रेसिव रखनी चाहिए, खरीदारी कर लेना चाहिए, या फिर और डाउनसाइड रिस्क ओपन है इंडियन मार्केट्स में? मार्केट में अभी जैसे हमने बात की कि काफी भारी मात्रा में करेक्शन हुई है। और ये करेक्शन जो हुई है मार्केट में काफी हद तक मार्केट की जो डी रेटिंग पी मल्टीपल जो बात करते हैं, राइट, वैल्यूएशंस की डी रेटिंग हुई है बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं और इन्फ्लेशन के कंसर्न है, और लिक्विडिटी जो मार्केट को ऊपर लेके जा रही थी लास्ट 2 साल में वो काफी मात्रा में कम हो गई है। सो यहाँ से अभी मार्केट देखा जाए तो एक तरह से वैल्यूएशन जो है अभी मार्केट में, राइट, ओवरऑल मार्केट का जो वैल्यूएशन है वो अभी काइंड ऑफ फेयर जोन में है, राइट। अभी ज्यादा एक साल पहले लास्ट ईयर बिकॉज जो पैसा आ रहा था मार्केट में उसके कारण मार्केट काफी थोड़ा एक्सपेंसिव हो गया था। अभी इस गिरावट के बाद मार्केट फेयर जोन में है। हालांकि एक रिस्क है मार्केट में यहाँ से अभी भी कि बिकॉज ऑफ जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं उसके कारण जो स्लो डाउन हुई इकोनॉमी में, ग्लोबल इकोनॉमी में, और इंडियन इकोनॉमी में स्लो डाउन होने की गुंजाइश है यहाँ से, तो उसके कारण कुछ अर्निंग्स कट हो सकते हैं। कॉर्पोरेट की निफ्टी के जो अर्निंग्स है कंपनीज के, वहां पे और थोड़ी गिरावट आ सकती है, और उसकी एडजस्टमेंट अभी मार्केट में होनी थोड़ी बाकी है। तो यहाँ से हालांकि लग रहा है कि यहाँ से अभी आई मीन लॉन्ग टर्म के हिसाब से मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी एक अच्छा मौका है। बट इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए यहाँ पे कि यहाँ से भी थोड़ी डाउनसाइड हो सकती है मार्केट में, जैसे कि अर्निंग्स कट होगी अभी अगले 1-2 क्वार्टर में, उसके कारण मार्केट थोड़ा एडजस्टमेंट कर सकता है और यहाँ से 8-10% नीचे जाने की गुंजाइश हो सकती है। हालांकि किसी को मालूम नहीं कि मार्केट कहाँ पे बॉटम हो जाएगा। सो बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अभी अच्छा मौका है कि इन्वेस्ट जो लोग वेट कर रहे थे मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, अभी मेरे हिसाब से अभी अच्छा मौका है कि धीरे धीरे मार्केट में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, राइट। मेरा सवाल यही था सर कि 15.5% अपने हायर लेवल से निफ्टी टूट चुका है, और आप कह रहे हैं कि अर्निंग्स कट हो सकती हैं, यानी कि अर्निंग्स पे अभी खतरा है। और खतरा ये कि अर्निंग्स अच्छी नहीं देंगी कंपनी आने वाले कुछ क्वार्टर्स के लिए। ऐसा क्यों? क्या हो गया एकदम से अचानक से जिसके कारण आप कह रहे हैं कि अर्निंग्स कमजोर रहेंगी? और क्या अक्रॉस द बोर्ड कमजोर रहेंगी? सो अभी हम देख रहे थे कि साल के शुरुआत में लग रहा था कि इकोनॉमिक रिकवरी अच्छी तरह से हो रही थी, और इंडिया में भी जो ग्रोथ वापस आ रहा था कोविड के बाद जो इम्पैक्ट हुआ था उसके बाद काफी सेक्टर्स उभर के आ रहे थे, जैसे कि ऑटो सेक्टर हो गया, और इंडस्ट्रियल्स आई मीन इन्वेस्टमेंट साइकिल भी धीरे धीरे पिकअप हो रही थी, और लॉकडाउन जो था वो भी निकल रहा था, उससे बाहर हम निकल रहे थे, और ठीक आई मीन मोमेंटम एक बिल्ड हो रहा था। बट जैसे इन्फ्लेशन की वरीज आ गई रशिया यूक्रेन वॉर के बाद, उस पर 2 इम्पैक्ट हो गए। एक तो सप्लाई साइड जो डिसरप्शन हुआ काफी, राइट, उसके कारण ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल इकोनॉमी में एक स्लो डाउन आ गई, और हायर इन्फ्लेशन की वजह से कंपनीज की जो मार्जिन है, राइट, उसके ऊपर थोड़ी इम्पैक्ट हमें देख रही है। और फाइनली अभी इंटरेस्ट रेट्स हमने देखा है कि आरबीआई ने भी यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा है 90 बेसिस पॉइंट, और अपेक्षा है कि अगले 3-6 महीने में और 100 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा। यूएस वगैरह में भी ग्लोबल मार्केट्स में देखा है कि इंटरेस्ट रेट्स काफी जोर से बढ़ रहे हैं, और उसके कारण एक डिमांड स्लो डाउन हमें दिख रहा है कि स्पेंडिंग में, कंज्यूमर स्पेंडिंग में एक इम्पैक्ट आ सकता है। सो वो स्लो डाउन जो आएगा कंज्यूमर डिमांड पे, तो उसका इम्पैक्ट आज हमें दिखेगा कि अगले 1-2 क्वार्टर में, जैसे एनालिस्ट लोग जो है वो उसको फैक्टर इन करेंगे, तो उसका कारण है कि अर्निंग्स में डाउनग्रेड्स आएंगे। एक तो टॉप लाइन स्लो डाउन, और टू सम एक्सटेंट मार्जिन प्रेशर है, उसके कारण अर्निंग्स में डाउनग्रेड आ सकती है। अच्छा महेश सर, लेकिन आपने भी बोला कि यूएस में इंटरेस्ट रेट्स एग्रेसिवली बढ़ रहे हैं, इंडिया में भी बढ़ रहे हैं।
अभी हाल फिलहाल में यूएस फेड चेयर की ये स्टेटमेंट भी थी कि जो स्टेप्स उठा रहे हैं और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं उसका एक आउटकम हो सकता है रिसेशन। होगा कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन एक आउटकम, एक प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है कि रिसेशन हो। आप इस थ्योरी से कितना इत्तेफाक रखते हैं और क्या मानते हैं कि वाकई ही रिसेशन का खतरा इस समय यूएस में मंडरा रहा है? जिस तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं और स्पेशली जो यूएस की जो इंटरेस्ट रेट का जो बात करते हैं वहां पे शॉर्ट टर्म रेट्स भी काफी बढ़े हैं। इनफैक्ट लास्ट 20 साल में हमने जो रेट्स देखे वो रेट्स अभी हम लोग देख रहे हैं वहां पे। तो उसका और यूएस की जो इकोनॉमी है वो काफी रेट सेंसिटिव है, बिकॉज वहां पे कंज्यूमर जो डिमांड है वो काफी मात्रा में आई मीन बोरो करके काफी गुड्स और सर्विसेज लेते हैं, जैसे कि हाउसिंग लोन हुआ और बाकी भी जो रोजमर्रा की चीजें हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वो लेवरेज लेके लेते हैं। तो इंटरेस्ट रेट जैसे ऊपर जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट आता है स्पेंडिंग पे, कंज्यूमर स्पेंडिंग पे। और हमें देख रहे हैं कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस लेवल यूएस में अभी काफी नीचे जा रहा है। तो इसका फियर है कि बिकॉज जो रेट्स अभी यूएस में है वो जो हम लोग ने लास्ट 20 या 30 साल में देखे उससे ज्यादा है। तो और थोड़ा डिस्ट्रप्शन भी है बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, सप्लाई साइड चेन में डिस्ट्रप्शन है। तो प्रोबेबिलिटी है ऐसी, आई मीन काफी जानकारों की अगर स्ट्रेटेजी से बोल रहे हैं कि 25-30% प्रोबेबिलिटी है कि यूएस में रिसेशन आ सकता है। हालांकि हमें ध्यान में रखना चाहिए कि यूएस की इकोनॉमी एक प्री कोविड अभी बिफोर दिस रेट इंक्रीज काफी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रही थी और यूएस की जो जॉब मार्केट है अभी भी स्ट्रांग है। तो आई मीन अगर यूएस की जो सेंट्रल बैंक है, जैसे आपने कहा फेड चेयरमैन जेरेमी पावेल, अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं और इन्फ्लेशन अभी जो है वो अगर धीरे धीरे नीचे आता है तो शायद ऐसा लग रहा है कि यूएस रिसेशन की जो चांसेस है वो शायद कम हो जाएंगे यहाँ से। तो एक सॉफ्ट लैंडिंग की बात कर रहे हैं वो शायद उन लोग कर पाएंगे। तो अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि 25% का प्रोबेबिलिटी है कि यूएस में रिसेशन आ सकता है अगले 9 to 12 मंथ्स में। ओके, लेकिन सर अभी तक इंडियन मार्केट्स का पैटर्न ये रहा है कि एफआईआईज वन वे ट्रैक पे बेचते चले जा रहे हैं, हर लेवल पे उन्होंने बेचा। कैश मार्केट में इतनी भारी भरकम बिकवाली हमने देखी, लेकिन जो सपोर्ट कर गए इंडियन मार्केट्स में वो थे संस्थागत निवेशक, घरेलू निवेशक, स्पेशली डीआईएस और आपके जैसे म्यूचुअल फंड्स। तो आप क्योंकि इतने बड़े म्यूचुअल फंड को हैंडल कर रहे हो, क्या अप्रोच है अब इंडियन म्यूचुअल फंड्स की? आपको क्या लगता है कि इन लेवल्स पे अभी और खरीदारी करेंगे डीआईएस, या फिर जो रियल पेशेंस टेस्ट हो रही है अब रिटेलर्स की और साथ साथ डीआईएस की वो बहुत ज़्यादा हो गया, अब थोड़ा रुक कर खरीदारी करेंगे म्यूचुअल फंड्स? सो आपने सही बात की कि डोमेस्टिक फ्लोज जो है राइट, स्पेशली म्यूचुअल फंड में जो आ रहा है पैसा वो अभी भी टिका हुआ है। और हमें देख रहा है कि डिस्पाइट की मार्केट में जो करेक्शन आई है काफी कंसर्न है, अभी सेंटिमेंट बहुत ही नेगेटिव है राइट। किससे बात करोगे तो सबको नेगेटिविटी दिख रही है, उसके बावजूद इन्वेस्टर्स का पैसा आ रहा है। तो आई थिंक मैं बोलूंगा कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स है वो काफी मात्रा में थोड़ा मैच्योर हुए हैं और देख रहे हैं कि इंडिया की जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है वो काफी अभी भी इंटैक्ट है। हालांकि ग्लोबल कंसर्न्स है और मार्केट में जैसे मैंने बात की यहाँ से भी और थोड़ी नीचे जाने की गुंजाइश है, बट लॉन्ग टर्म जो आउटलुक है वो अभी भी ठीक लग रहा है, स्पेशली इंडियन इकोनॉमी का। और हमें देख रहे हैं कि काफी मात्रा में जो पैसा आ रहा है डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड में वो भी एसआईपी रूट से आ रहा है। सो हर महीने लगभग 13,000 करोड़ इनफ्लोज एसआईपी के रूप में आ रहा है। और ये जो पैसा आ रहा है वो लॉन्ग टर्म मनी के हिसाब से आ रहा है और मार्केट के ऊपर में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं लोग, नीचे में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा है कि उसमें कुछ ज्यादा गिरावट की गुंजाइश आ सकती है यहाँ से। हालांकि हमें ध्यान में रखना चाहिए कि अभी मार्केट की जो रिटर्न्स है, एक साल के रिटर्न्स अभी नेगेटिव दिख रहे हैं। और जैसे लास्ट एक साल में जो फिक्स इनकम के रेट्स थे वो काफी नीचे थे। बैंक्स के फिक्स डिपॉजिट रेट्स 5% के आसपास थे। अभी जैसे जैसे पॉलिसी रेट्स ऊपर आएंगे हम देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट्स ऊपर आएंगे तो फिक्स्ड इनकम के जो रिटर्न्स है वो भी अगले 6 महीने में और 9 मंथ्स में ऊपर आ सकते हैं। तो थोड़ी मात्रा में डाइवर्जन होगा एसेट एलोकेशन राइट, कि इक्विटीज से डेट की तरफ थोड़ा सा रुझाव हो सकता है। तो इसके कारण थोड़े फ्लोज स्लो डाउन हो सकते हैं, बट
भारी मात्रा में मुझे नहीं लग रहा है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अपने इन्फ्लुएंस कम कर देंगे। हालांकि जो रिटेल मनी पैसे में मार्केट में डायरेक्ट मार्केट में जो आ रहा है वहां पे थोड़ा स्लो डाउन हो सकता है, बिकॉज ये रिटेल इन्वेस्टर जो आए हैं वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से आए थे और लास्ट 6 महीने में काफी लॉसेस उनको मार्केट में झेलने होंगे, बिकॉज मार्केट जैसे खाली अराउंड निफ्टी 15-16 तक का नीचे है, बट ब्रॉडर मार्केट काफी करेक्ट हुआ है। तो वो इन्वेस्टर जो रिटेल इन्वेस्टर डायरेक्टली मार्केट में कर रहे हैं, आई थिंक वो, और स्पेशली जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स आए थे मार्केट में लास्ट 2 साल में कोविड के टाइम में काफी नए डीमैट अकाउंट्स ओपन हुए थे, वो शायद मार्केट में अभी कम मात्रा में आ सकते हैं, पार्टिसिपेशन हो सकता है वहां से। बट आई थिंक डीआईएफ फ्लोज जो है वो मुझे लग रहा है कि अभी भी स्टेडी रहेंगे और थोड़े कम हो सकते हैं बिकॉज ऑफ एसेट एलोकेशन शिफ्ट फ्रॉम इक्विटी टू डेट, बट उसके ज्यादा मुझे भारी मात्रा में उस पर गिरावट होती हुई नहीं दिख रही है। ओके, राइट महेश सर, लेकिन अब जो इस पूरी ही प्रॉब्लम का एपिसेंटर है, जो कोर इशू है, वो है महंगाई, और उसी को ही काबू में करने के लिए ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स बहुत कदम उठा रहे हैं। भारतीय सेंट्रल बैंक ने भी, आरबीआई ने भी उठा लिया कदम, रेपो रेट में इजाफा कर दिया, लेकिन जो सरकार ने स्टेप्स उठाए हैं उससे क्या लगता है आपको, महंगाई काबू में आ जाएगी या फिर अभी कुछ और एग्रेसिव स्टेप्स आरबीआई उठाएगा आने वाली पॉलिसीज में? सो ये जो महंगाई है मार्केट में उसका कारण एक तरफ से एक तो डिमांड साइड है, बट ज्यादा करते बिकॉज रशिया यूक्रेन जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसके बाद जो सप्लाई साइड डिस्ट्रप्शन हुआ है सप्लाई चेन में, उसके कारण भी इन्फ्लेशन जो है, महंगाई वो बढ़ रही है। तो वो तो इंटरेस्ट रेट्स खाली बढ़ा करके कुछ उसका फायदा होने वाला है नहीं। इंटरेस्ट रेट बढ़ा के आप डिमांड साइड डिस्ट्रप्शन कर सकते हैं, और बट जो सप्लाई साइड जो इश्यूज है, जैसे कि एनर्जी सेक्टर में, ऑयल में, राइट, जो ऑयल प्राइसेस अभी भी ऊपर है बिकॉज रशिया से जो क्रूड ऑयल जा रहा था वो थोड़ी मात्रा में यूरोप वगैरह में से अभी कम मात्रा में रशिया से क्रूड ऑयल ले रहे हैं, तो वो धीरे धीरे कम होगा। हालांकि इंटरेस्ट रेट्स ऊपर करने से और जो पॉलिसी टाइटनिंग और होगा उससे जो डिमांड डिस्ट्रक्शन होगा उसका इम्पैक्ट हमें दिखेगा, इन्फ्लेशन में इम्पैक्ट चालू होना हुआ है। पर भाई सर, वो तो इशू हम टैकल कर रहे हैं ना, क्योंकि रशिया से तो हम सस्ते दाम पे क्रूड खरीद रहे हैं और ऊपर से ग्लोबल मेटल प्राइसेस में एकदम से जबरदस्त तरीके से बिकवाली हुई है, तो कहीं ना कहीं सब चीजें ठंडी पड़ती चली जा रही हैं, ऐसा मूड माहौल बन रहा है अब। तो ये क्या एक एडवांटेज है अब इंडिया के लिए? या अब सही कर रहे हैं, तो वही मैं बात कर रहा था कि कुछ एनर्जी प्राइसेस वगैरह धीरे धीरे कम होगी, बट बाकी मेटल प्राइसेस जैसे देखा है कि कमोडिटी प्राइसेस अभी काफी मात्रा में नीचे आ रही है, और जैसे इंडिया में और काफी गवर्नमेंट्स ने टू प्रोटेक्ट ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है स्टील के ऊपर, तो स्टील प्राइसेस जो अराउंड 76,000 रुपीज पर टन थी वो अभी 60,000 रुपीज पर टन आ गई है। तो आई थिंक उसका बेनिफिट धीरे धीरे दिखेगा कि इन्फ्लेशन काबू में आ सकता है। हमने देखा है कि इवन फूड प्राइसेस, जो व्हीट प्राइसेस ऊपर काफी मात्रा में ऊपर आई थी, वो भी अभी धीरे धीरे नॉर्मलाइज हुई है। पाम ऑयल की प्राइसेस जो बढ़ी थी वो भी अभी कम हो रही है। तो आई थिंक एक तरह से जो सप्लाई साइड डिस्ट्रप्शन हुआ था सडनली, वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज होते जा रहा है, और जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ते जा रहे हैं तो डिमांड का डिस्ट्रप्शन होगा, उसके कारण भी इन्फ्लेशन काबू में आ सकता है। तो यहाँ से लग रहा है कि इन्फ्लेशन डेफिनेटली पीक आउट हुआ है, और हमें अगले कुछ महीनों में इन्फ्लेशन में गिरावट आती दिखेगी, और सेंट्रल बैंक देखेंगे उसके हिसाब से फिर कितनी मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग कर रही है, वो हिसाब से कैलिब्रेट कर सकती है। राइट सर, लेकिन अब ना कोर मुद्दे पे भी आते हैं, क्योंकि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो ये जानने की कोशिश करने, देखिए डरे तो सब हुए हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हो या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स, सभी को ही एक डर लग रहा है कि बाजार कहीं और गोता ना लगा दे। लेकिन सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट कई बार बहुत बेहतर रिटर्न्स देती है इक्विटी मार्केट्स में, पेशेंस की जरूरत होती है। अब आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी की अप्रोच क्या है मार्केट्स को लेकर? अगर अभी इन्वेस्टमेंट करनी हो तो कौन सी थीम्स, कौन से सेक्टर्स आपको लग रहे हैं कि यहां से आउट परफॉर्म कर जाएंगे अगर बाजार ने करवट ले ली तो? हमें लग रहा है कि मार्केट में अभी, जैसे मैंने बात की कि फेयर जोन पे है अभी, पी मल्टीपल देखोगे ट्रेडिंग हिसाब से लॉन्ग टर्म एवरेज के पास है। यहाँ से अगर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्ट करते हैं 1-3 साल के, तो आपको रीजनेबल रिटर्न मार्केट से मिल सकती है। जैसे मैंने बताया कि थोड़ी डाउनसाइड मार्केट यहाँ पे भी गुंजाइश है, तो आपको अग्रेसिवली मार्केट में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, SIP रूट और STP रूट से आपको करना चाहिए अगले 3-6 महीने में।
सो वो एक स्ट्रेटेजी आप इन्वेस्टर को करनी चाहिए। सेकेंडली, ये मार्केट में अभी भी थोड़ी अनसर्टेनिटी है, थोड़े कंसर्न्स है कि ग्रोथ कितनी स्लो डाउन होगी। तो लार्ज कैप जो कंपनीज है, ओके, वहां पे आपको ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। सो एसेट एलोकेशन आप जो कर रहे हैं इक्विटी में, उसमें ज्यादा एलोकेशन आपको लार्ज कैप फंड में या फ्लेक्सी कैप फंड जो है, मल्टी कैप फंड है, उसमें करनी चाहिए आपको। मिड कैप स्मॉल कैप में भी काफी भारी मात्रा में करेक्शन हुई, बट वहां पे थोड़ी जो नियर टर्म में थोड़ी और रिस्क हो सकती है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से आई थिंक वहां पे भी अच्छी अभी करेक्शन और वैल्यूएशन हो गए हैं। तो वो एक हुआ एसेट एलोकेशन के हिसाब से। और थीम के हिसाब से अगर देखा जाए कि कौन से सेक्टर्स में हमें अच्छे लग रहे हैं आगे जाके हुए, तो लास्ट ईयर जो था वो ग्लोबल रिकवरी के हिसाब से चल रहा था, लॉट ऑफ ग्लोबल सेक्टर्स अच्छे कर रहे थे। अभी आगे जाके हालांकि इंडिया में भी थोड़ी स्लो डाउन होगी, इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट्स और ग्लोबल स्लो डाउन, बट उसका इम्पैक्ट इंडिया पे काफी थोड़ा कम होगा ऐसा लग रहा है, बिकॉज इंडियन इकोनॉमी अभी भी कोविड के बाद जो गिरी थी उससे अभी भी उभर के आ रही है। और यहाँ पे इन्फ्लेशन की जो इतना बात कर रहे हैं वो इतनी ज्यादा नहीं है कंपेयर टू आर टारगेट इन्फ्लेशन जो रेट है। सो डोमेस्टिक सेक्टर्स है, फोकस सेक्टर्स है, वो हमें अच्छे लग रहे हैं अगले 2-3 साल के हिसाब से। तो इसमें बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर हमें ठीक लग रहा है। वहां पे कुछ ज्यादा अर्निंग्स में नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा अगले 1-2 साल में। और वैल्यूएशंस भी जो बड़ी लार्ज बैंक्स है, स्पेशली प्राइवेट बैंक्स, वैल्यूएशंस भी रीजनेबल है, तो वो एक सेक्टर हमें अच्छा लग रहा है। उसके अलावा डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स अभी थोड़ी अभी दिख रही है कि डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर जो कैपेक्स है वो धीरे धीरे अभी इम्प्रूव हो रहा है। और इंडिया में भी फोकस आ रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग पे जोर दे, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पे। और गवर्नमेंट ने जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की थी उसमें भी हमें धीरे धीरे ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, राइट, वो भी वहाँ पे हमें लग रहा है कि अगले कुछ सालों में कंपनीज में वहाँ पे ऑर्डर बुक अच्छी हो सकती है, तो वो एक सेक्टर अच्छा लग रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर भी काफी सालों के बाद अभी इम्प्रूव होते दिखाई दे रहा है। और वो भी जो इन्वेंट्री थी सिस्टम में हाउसिंग की, वो भी धीरे धीरे अभी कम होती जा रही है। तो वो एक सेक्टर ठीक लग रहा है यहाँ से। और उसके अलावा जो होटल्स इस सेक्टर में काफी अभी कोविड के बाद हमें दिख रहा है कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में इम्प्रूवमेंट वापस आ रही है। होटल सेक्टर्स में अच्छी डिमांड है, रूम रेट्स काफी अच्छे हैं, तो वहां पे भी ठीक डिमांड दिख रही है। तो काफी सेक्टर जो है डोमेस्टिक इकोनॉमी को लिंक है, आई थिंक वहां पे हमारा रुझाव ज्यादा रहेगा। इवन रूरल इकोनॉमी ऑल्सो, लास्ट ईयर रूरल इकोनॉमी स्लो डाउन था बिकॉज कोविड का जो सेकेंड वेव था वो ज्यादा रूरल डिमांड में इम्पैक्ट किया था। अभी जिस तरह से फूड प्राइसेस बढ़े हैं, राइट, कॉटन प्राइसेस, व्हीट प्राइसेस, ऑयल सीड प्राइसेस, तो फार्मर्स को अगले जो क्रॉप आएगा सीजन में, रबी क्रॉप में, फार्म इनकम्स काफी अच्छी हो सकती है। तो रूरल इकोनॉमी लिंक जो सेक्टर्स है वहां पे भी अगले 1-2 साल, अगले साल हमें दिख रहा है कि वहां पे इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो ये सेक्टर्स है जहाँ पे हमारी आउटलुक अच्छी है और वहां पे हम लोग पोजीशन कर रहे हैं अगले 1-2 साल के साथ। आपने इंडस्ट्रीज बोल दिया, मेरे ख्याल वो ऑटो सेक्टर तो नहीं आपने बोला कि ऑटो सेक्टर में, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ इस साल सबसे बेस्ट परफॉर्म करने लग गया वो अब ऑटो ही, और इस हफ्ते भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई थी। एक तो सर प्रश्न यही है कि ऑटोज़ में इतनी ज़बरदस्त डिमांड कैसे, अगर हम रिसेशन की बात कर रहे हैं, आने वाले समय के लिए स्लो डाउन की बात कर रहे हैं, तो ऑटोज़ में उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग इमर्ज हुई है, ये क्यों, और क्या वो आपका प्रेफर्ड सेक्टर है कि नहीं अभी? या सो ऑटो सेक्टर्स भी, ऑटो में क्या हुआ था कि कोविड के पहले ही काफी स्लो डाउन हुआ था, चालू हुआ था, बिकॉज वहां पे काफी प्राइस इंक्रीज हुई थी, बिकॉज जो ट्रांजिशन हुआ था यूरो 6 को चलते हुए, तो पहले से ही स्लो डाउन हुई थी। हमें जो भी डिमांड दिख रही है वो अभी भी एक्चुअली 2019 में जो पीक हुआ था ऑटो सेक्टर, उससे अभी भी कम है, राइट। तो हम लोग की जिसकी ट्रेजेक्टरी है अभी भी कम है, तो लोअर बेस के हिसाब से ऑटो की वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी है। और ऑटो में एक सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट भी था बिकॉज ऑफ चिप शॉर्टेजेस जो थे, उसके कारण भी जो प्रोडक्शन है वो अभी तक पूरी मात्रा में 100% कैपेसिटी पे नहीं है। सो ऑटो सेक्टर एक तरह से लो बेस के हिसाब से अभी ऊपर आते हुए दिख रहा है। और वहां पे मार्जिन इम्पैक्ट भी जो हुआ था कमोडिटी प्राइस का लास्ट 1-2 क्वार्टर में दिखा था, तो जिस तरह से अभी मेटल प्राइसेस और एल्यूमिनियम प्राइसेस जो नीचे आ रही है, तो उसमें लग रहा है कि जो मार्जिन प्रेशर था वो अभी थोड़ा ईज ऑफ होगा। और इसके कारण ऑटो सेक्टर
ठीक लग रहा है, काफी हमें आउट परफॉर्म किया अभी लास्ट 3 महीने में। और यहाँ से आगे जाते हुए लग रहा है कि अभी भी बेस जो काफी फेवरेबल है, सो यहाँ से इम्प्रूवमेंट दिख रहे, तो हमें ऑटो सेक्टर भी अच्छा लग रहा है। वहाँ पे कमर्शियल व्हीकल्स है, वहाँ पे डिमांड अभी भी अच्छी है, कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ है, हमने देखा है कि जैसे जीएसटी कलेक्शन वगैरह काफी स्ट्रॉन्ग थे, तो कमर्शियल व्हीकल सेक्टर अच्छा लग रहा है। ट्रैक्टर्स जैसे मैंने बात की, बिकॉज ऑफ रूरल रिकवरी, वो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग डिमांड उसमें आ सकती है। तो ये सेक्टर में हालांकि पहले ही गिरावट आ गई थी डिमांड में और मार्जिन में, तो अभी वहां पे इम्प्रूवमेंट आगे जाते हुए दिखाई दे रही है। राइट। और एक सेक्टर है जिसने ह्यूजली अंडर परफॉर्म करा है इस साल ग्लोबली, वो है आईटी। आपकी अप्रोच क्या है अब आईटी स्टॉक्स को लेकर, चाहे वो मिड कैप हो या फिर लार्ज कैप्स? क्या खरीदारी करनी चाहिए? क्योंकि सर अपने हाई से अब तक लगभग 28% 2022 की करेक्शन निफ्टी आईटी इंडेक्स में हो चुकी है। आईटी स्टॉक्स पे आपकी अप्रोच क्या है? सो आईटी सेक्टर ने लास्ट 1-2 साल कोविड के बाद काफी जोर से वहां पे इम्प्रूवमेंट आई थी, अर्निंग्स ग्रोथ में भी आई थी, हालांकि बिकॉज काफी कंपनीज डिजिटल की तरफ स्पेंड कर रहे थे और उसका बेनिफिट इंडियन आईटी कंपनीज को मिला था, और पी मल्टीपल भी काफी रीरेट हुआ था। अभी जिस तरह से ग्लोबल स्लोडाउन की कंसर्न आ रही है, हमने देखा ग्लोबल आईटी स्टॉक्स काफी मात्रा में करेक्ट हुए, नैस्डैक इंडेक्स जो है वो लगभग 28-30% करेक्ट हुआ है पीक से। सो यहाँ उसका इम्पैक्ट देखा है कि यहाँ पे भी आईटी सेक्टर में गिरावट आई है। बट यहाँ से अगर देखा जाए तो ये टाइम में जो स्लो डाउन हुआ है, आई मीन ग्लोबल इकोनॉमी में रिसेशन की बात करिए, बट ये टाइम जो स्पेंड्स है आईटी सेक्टर में वो डिजिटल की तरफ ज्यादा है, राइट। और वो जो स्पेंड्स है वो इतनी जल्दी कम नहीं होंगे ऐसा लग रहा है, बिकॉज वो ग्रोथ के लिए, कंपनीज को ग्रोथ के लिए वो स्पेंड करनी है, और अगर स्लो डाउन होती है तो कॉस्ट कटिंग भी होती है, तो काफी मात्रा में आईटी में दिखते हैं कि यू ट्राई टू आउटसोर्सिंग की डिमांड बढ़ सकती है। तो हमें लग रहा है कि वहां पे डिमांड साइड में एटलीस्ट अगले 1-2 साल के लिए इतनी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं दिख रही है। हालांकि थोड़ा मार्जिन प्रेशर है, बिकॉज सैलरीज वगैरह जो कॉस्ट है वो काफी मात्रा में बढ़ रहे थे। तो ओवरऑल आईटी सेक्टर अभी करेक्शन के बाद वैल्यूएशंस अभी काफी रीजनेबल हो गए, हालांकि लॉन्ग टर्म एवरेज से अभी भी थोड़ी ऊपर है, बट हमें ज्यादा डिमांड के साइड में कुछ ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं दिख रहा है। तो आईटी सेक्टर एक यहाँ से थोड़ा स्टेबल सेक्टर हो सकता है। आगे जाके अगर ग्लोबल रिसेशन आता है तो थोड़ा डिमांड आउटलुक 1-2 साल में कम हो सकता है, बट फिर भी अराउंड 8-10% टॉप लाइन ग्रोथ हमें दिख रही कि आगे जाते वहां पे सस्टेन कर सकती है। तो ये सेक्टर एक तरह से देखा जाए तो डिफेंसिव सेक्टर भी हो सकता है, बिकॉज अगर मार्केट में और गिरावट आती है तो अर्निंग्स में ज्यादा इसमें इम्पैक्ट नहीं होगा। रुपी अगर डिप्रिशिएट होता है, रुपी में हमने देखा है कि लास्ट 1 महीने में प्रेशर आई और रुपी और डिप्रिशिएट हो सकता है, तो उसका बेनिफिट आईटी कंपनीज को मिलेगा, बिकॉज उनकी जो अर्निंग्स है वो डॉलर्स में है। सो ये सेक्टर अभी यहाँ से हमें ज्यादा हमें डाउन नहीं दिख रहे हैं यहाँ से, हालांकि यहाँ से ज्यादा जोरदार अपसाइड भी नहीं होगी यहाँ से, तो एक स्टेबल और न्यूट्रल काइंड ऑफ पोजीशनिंग हमारी है ये सेक्टर में। राइट सर, एक सेक्टर, क्योंकि वैल्यूएशंस की बात हो चली है, तो एक सेक्टर पे ना दो तरफा व्यूज़ निकल के आ रहे हैं। एक तो वैल्यूएशन, मेटल स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ, वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स अभी बता रही हैं कि प्राइस टू बुक अपनी एवरेज 10 साल इवन की एवरेज के आसपास पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन पॉलिसी रिस्क मेटल कंपनियों पे बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब अप्रोच क्या रखनी चाहिए? जिनके पास भी पोर्टफोलियो में मेटल स्टॉक्स हों, क्या उनको एग्जिट कर देना चाहिए या फिर अब इन स्तरों पर और खरीदारी करनी चाहिए? सो मेटल स्टॉक्स एक सिक्लिकल सेक्टर है, और हमें देखा है कि वहां पे ग्लोबल आउटलुक है, ग्रोथ आउटलुक के हिसाब से काफी जोर से वहां पे ऊपर नीचे स्टॉक्स होते हैं। सो बिकॉज ग्लोबल कंसर्न है और स्लो डाउन होगा, इसके कारण मेटल स्टॉक्स में काफी गिरावट हुई है। बट और मेटल प्राइसेस भी इससे, बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक प्रोटेक्शन, एक्सपोर्ट टैक्स स्टील पे लगा है, उसके कारण प्राइसेस में भी गिरावट आई है। बट अभी जो करेक्शन हुआ है मेटल स्टॉक्स में, उसको देखते हुए एक्चुअली जो प्री कोविड लेवल था, राइट, एंटरप्राइज वैल्यू, एक्चुअली वो लेवल पे स्टॉक्स आ गए। हालांकि प्राइसेस नहीं आए हैं, बट जो एंटरप्राइज वैल्यू बात करते हैं, बिकॉज काफी मेटल कंपनीज में लास्ट 1-2 साल में हमने देखा है काफी डीलेवरेजिंग हुआ है, जो डेट था वो काफी मात्रा में कम हुआ है, राइट। और इसके कारण कंपनीज की जो बैलेंस शीट्स है वो काफी मात्रा में ठीक ठाक है। सो लग रहा है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म में नेगेटिविटी थोड़ी है सेक्टर में, प्राइसेस अर्निंग्स डाउनग्रेड हो सकते हैं, बट काफी मात्रा में हमें लग रहा है कि वो प्राइस में आ चुका है।
सो सेंटिमेंट खराब होने से स्टॉक शायद ऊपर नहीं आएंगे, बट इन्वेस्टर्स को आई थिंक जो ये लेवल पे भी जो है ज्यादा डरने की जरूरत नहीं, बिकॉज कंपनीज की बैलेंस शीट जब तक ठीक है, डेट ज्यादा नहीं है, तो वो ये जो डाउनटर्न है वो शायद सहन कर पाएंगे। और ओवरऑल वैल्यूएशंस देखेंगे, प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल के हिसाब से देखेंगे तो लॉन्ग टर्म एवरेज से अभी काफी नीचे आ गए हैं। तो शॉर्ट टर्म में पेन हो सकता है यहाँ पे, बट अभी लेवल्स काफी अट्रैक्टिव हो गए, तो अगर आप 1-2 साल वेट कर सकते हैं तो लग रहा है कि यहाँ से जैसे सेंटिमेंट इंप्रूव होगा और ग्लोबल इकोनॉमी जो आउटलुक है वो स्टेबलाइज होगा, तो ये स्टॉक्स यहाँ से स्टेडी हो सकते हैं। राइट, आखिरी सवाल सर, होता तो वैसे बहुत मुश्किल है मार्केट को प्रेडिक्ट करना, लेकिन वर्स्ट के सिनेरियो में आप इंडियन इंडाइसेस को, निफ्टी को कहाँ तक देखते हो, और क्या वो ऐसा ट्रिगर होगा मार्केट्स में जिसके बाद आप कहोगे कि हाँ बहुत बढ़िया हो सकता है कि बाजार का परफॉर्मेंस यहाँ से देखने को मिल जाए, और FY23 के लिए आपका आउटलुक क्या है, टारगेट्स क्या हैं इंडियन मार्केट्स पे? सो लॉन्ग टर्म आउटलुक हमें लग रहा है कि इसी इंडियन मार्केट, इंडियन इकोनॉमी के लिए एक काफी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है। काफी सेक्टर्स जो पहले यहाँ पे हम लोग के कंसर्न था, जैसे बैंकिंग सेक्टर है, कोर सेक्टर है, वो भी काफी मात्रा में, कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट्स है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है। इन्वेस्टमेंट साइकिल धीरे धीरे पिकअप हो रहा है, हाउसिंग सेक्टर से पिकअप हो रहा है, तो लॉन्ग टर्म आउटलुक इंडिया के लिए काफी अच्छा है। जो कंसर्न अभी शॉर्ट टर्म में है वो इन्फ्लेशन का था और शार्प रेट इंक्रीज का। तो अगर इन्फ्लेशन हमें दिख रहा है कि काबू में आते जा रहा है और इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है, तो वो एक अच्छी साइन रहेगी कि मार्केट को लगेगा कि यहाँ से भी जो जोर से जो टाइटनिंग होगी मार्केट में इंटरेस्ट बढ़ने की, वो शायद कम हो जाएगी। और जो ट्रिगर हुआ है ये जो इन्फ्लेशन, वो रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ट्रिगर हुआ है, राइट? वहां से जो डिस्ट्रप्शन हुआ है स्पेशली एनर्जी मार्केट में, ऑयल प्राइसेस, तो अगर वो वॉर सिनारियो कूल डाउन होता है और रेजोल्यूशन वहां पे होता है, तो मार्केट को एक काफी भरी मात्रा में उससे राहत मिलेगी और मार्केट एक वो देखेगा कि एक पॉजिटिव साइन है यहाँ से, और वो फिर मार्केट में जो कंसर्न है, जो नेगेटिविटी है, वो कम होगी। सो एक तरह से काफी पेसिमिज्म है, जो भी नेगेटिव्स आपको मालूम है मार्केट एक तरह से अभी नोन है, राइट? सो एनी पॉजिटिव फ्रॉम हियर, आई थिंक मार्केट वो काफी मात्रा में पॉजिटिव लेगा। और काफी इन्वेस्टर्स ने अभी कैश पे बैठे हैं, लोगों ने काफी बड़ी मात्रा में सेलिंग भी हुई है मार्केट में। सो अगर इन्फ्लेशन अगर नीचे आता है जोर से, या रशिया यूक्रेन वॉर की रेजोल्यूशन दिखेगा, तो जो पैसा साइड में खड़ा हुआ है वो मार्केट में आ सकता है बड़ी मात्रा में, और वो मार्केट को यहाँ से ऊपर लेके जा सकता है। सो हमें बोलना चाहूंगा कि इन्वेस्टर्स को, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को, उनको अभी अच्छा मौका मिल रहा है मार्केट को एंट्री मारने के लिए। जो मार्केट एक्सपेंसिव हुआ था कि लास्ट 6 महीने में, 1 साल में, वो भी फेयर जोन पे है। सो तो लॉन्ग टर्म व्यू देखते हुए मार्केट में आई थिंक मुझे ये जो करेक्शन है उसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। इवन ये लेवल पे भी मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट को, लोगों को धीरे धीरे एसटीपी रूट और एसआईपी रूट से अगर इन्वेस्ट करेंगे तो अगले 2-3 साल में मार्केट में रीजनेबल रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं यहाँ से। राइट महेश सर, आपकी बात सुन के बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि कई ब्रोकिंग हाउसेस ना 14,000 तक के टारगेट्स भी देख रहे हैं। आपने भी बोला कि 7%, 6% के आसपास की गिरावट हो सकता है कि और देखने को मिले, लेकिन ये बात तो है ना कि एसआईपीज कंटिन्यू रखनी चाहिए निवेशकों को, और कोई डरने घबराने की जरूरत है नहीं इंडियन मार्केट्स में अभी। अगर थोड़ा और नीचे जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसआईपीज कंटिन्यू रखें। हाँ हाँ, इनफैक्ट सी एसआईपी तो हमने देखा कंटिन्यू करते रहना चाहिए, बिकॉज जो लोगों ने मार्केट के पीक में 2008 में जहाँ पे पीक हुआ था वहां से बड़ी मात्रा में करेक्शन हुई, एसआईपी किए, उनके रिटर्न्स भी अभी भी अच्छे हैं, राइट? सो मार्केट की टाइमिंग करना, नीचे बॉटम पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। और जिसमें मैंने बताया कि इंडिया की जो मैक्रो आउटलुक है, ओके, वो अच्छी फुटिंग पे है। नियर टर्म कंसर्न है, नियर टर्म करेक्शन आ सकती है, जैसे मेरा 8-10% यहाँ से और करेक्ट मार्केट हो सकता है, बट पकड़ना बहुत मुश्किल है कहाँ पे बॉटम होगा। तो एसआईपी तो डेफिनेटली कंटिन्यू करनी चाहिए। और इवन लॉन्ग टर्म जो पैसा इन्वेस्ट करने की देख रहे लोगों को कि मार्केट करेक्शन हो, तो अभी अच्छा मौका मिल रहा है मार्केट को इन्वेस्ट करने के लिए। एग्रेसिव नहीं करना चाहिए, एकदम से नहीं करना चाहिए मार्केट में, उसको एसटीपी रूट जो है उसको नेक्स्ट 3 या 6 महीने में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए मार्केट में। राइट महेश सर, बहुत शुक्रिया अपना समय बिज तक को देने के लिए। शुक्रिया सर। शुक्रिया।